ईरान क्या परमाणु सक्षम? ये चीज पूरी दुनिया मानती है। ईरान हैज अचीव्ड 60% एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। ईरान कैन मिक्स दिस यूरेनियम विद हाई एक्सप्लोजिव्स एंड देन ड्रॉप दिस बॉम्ब, हवा में बस्ट करेगा। इट विल मेक रेडियो एक्टिव डस्ट। इसको आम भाषा में डर्टी बॉम्ब बोला जाता है। ईरान क्या परमाणु सक्षम के आसपास है, न्यूक्लियर पावर के आसपास? देखिए, जो भूकंप तो आया था जिसको बाद में कहा गया नॉर्मल भूकंप था। नॉर्मल था, उसको अगेन पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। बट ये चीज पूरी दुनिया मानती है एंड इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बाय IAEA ऑल्सो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दैट ईरान हैज अचीव्ड 60% एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। और 60% काफ़ी होता है रेडियो एक्टिव फैलाने के लिए। बम बनाने के लिए आपको 90% तक एनरिचमेंट करनी पड़ती है। जो उसके सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जिसकी बात चल रही थी कि फेडोर में जब उन्होंने गिराया तो सारे ख़त्म कर दिए, वो 2000 पाउंडर बॉम्ब्स गिरे 10-12 लगातार। ट्रंप ने जिसमें बोला कि हमने विजय हासिल कर ली है, हमने ईरान का परमाणु प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है। अब ये साबित हो चुका है कि जो ये 60% एनरिच यूरेनियम है, ये पूरी तरह से ईरान के पास के हाथ में है, पूरी तरह से सुरक्षित है। और उन्होंने उसे अब ट्रांसफ़र कर दिया है उन बहुत ऊंचे पहाड़ों के नीचे 500 मीटर गहराई में, जहाँ तक कुछ नहीं पहुँच सकता। तो इट इज़ सेफ, इट इज़ इन ईरानियन हैंड्स। नंबर 1, वो सेंट्रीफ्यूजेस डिस्ट्रॉय हुए नहीं हुए। मेरा ये मानना है, जो भी IAEA की रिपोर्ट्स आई हैं, क्योंकि उन्होंने उसको क्लैरिफाई नहीं किया है, और बाकी जो सोर्सेज रिपोर्ट है कि वो सेंट्रीफ्यूजेस भी डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। उसका अर्थ ये है कि जो ये गहरी गुफाएं हैं या अंडरग्राउंड बंकर्स हैं ऊंचे पहाड़ों के नीचे, वहाँ ये सेंट्रीफ्यूजेस दिन रात काम कर रहे हैं। जब ये सेंट्रीफ्यूजेस दिन रात काम करेंगे तो जो एनरिचमेंट है यूरेनियम का, जो 60% उन्होंने अचीव किया था, जिसको हम सब मानते हैं, वो 70, 80, 90 तक पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस समझाइए ना थोड़ा सा, क्या होता है? सेंट्रीफ्यूजेस हैं जो ये मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं यूरेनियम की एनरिचमेंट को बढ़ाने के लिए। बम बनाने के लिए आपको वो यूरेनियम चाहिए जिसको 90% तक एनरिच कर दिया गया हो। ईरान 60% तक पहुंच गया है, 90% तक नहीं पहुंचा अभी। तो जो सेंट्रीफ्यूजेस काम करेंगे लगातार, ये उस एनरिचमेंट को बढ़ाते चले जाएंगे, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। उसमें वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा ये IAEA भी नहीं बोल पाएगी, पर ऐसा मानना है कि 3 से 4 महीने। अगर ये उन अंडरग्राउंड बंकर्स में, जो इन बहुत ऊंचे पहाड़ों के नीचे उन्होंने अभी ईरान ने शिफ्ट कर दिए हैं और 24 घंटे अगर काम कर रहे हैं, तो 60 से 90 पहुंचने में इस यूरेनियम को 2 से 3 महीने ज़्यादा नहीं लगेगा, और फिर वो परमाणु बम बनाने में सक्षम है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि उसको लंबा वक्त लगेगा। 60% के साथ ईरान क्या कर सकता है? 60% यूरेनियम के साथ ईरान कैन मिक्स दिस यूरेनियम विद हाई एक्सप्लोजिव्स एंड देन ड्रॉप दिस बॉम्ब समवेयर एंड डू अ एयर बर्स्ट, हवा में बस्ट करेगा, ताकि जो एक्सप्लोजिव है उसके अंदर जो उन्होंने यूरेनियम डाला है वो बहुत बड़े इलाके में फैलेगा। इट विल मेक रेडियो एक्टिव डस्ट। उस पूरे इलाके में जितने लोग रह रहे हैं वो सब बीमार हो जाएंगे, मरेंगे नहीं इमीडिएटली, और बहुत जल्द मर जाएंगे। 6 महीने बाद, 10 महीने, दे विल गेट कैंसर, अदर डिजीज जो रेडियो एक्टिविटी से होती हैं। और वो पूरा इलाका जो कि कई 100 स्क्वायर किलोमीटर तक का हो सकता है, रहने लायक नहीं बचेगा। उदाहरण के तौर पर, खुदा ना करे ऐसा हो कि ये उन्होंने डर्टी बम तेल अवीव के ऊपर डाल दिया। तेल अवीव जहां 60% इजरायली रहते हैं पूरे देश के, वो पूरा इलाका अगले 50-60 साल तक रहने लायक नहीं बचेगा। बम नहीं फटेगा, लोग मरेंगे नहीं, बिल्डिंग्स नहीं टूटेंगी, लेकिन रेडियो एक्टिविटी पूरे एरिया में फैल जाएगी। इसको आम भाषा में डर्टी बम बोला जाता है। अरे बहुत स्कैरी हो जाएगा। अब डरिए मत मुशीर मिश्रा जी, हम सेफ हैं, हिंदुस्तान में हम सेफ हैं। आप चलिए आगे, हम सेफ हैं। हम सेफ होने का मायने क्या है? 10 दिन की वॉर हुई हमारे यहाँ पर, गैस सिलेंडर की मारा मारी है। अरे यार, 500 रुपये में हिंदुस्तानी मर जाते हैं, ऐसा मत बोलिए। 500 रुपये दे सकते हैं हिंदुस्तान, चलेगा। आ रहा है रशियन तेल गैस, आ रही है, 5-10 में पहुंच जाएगी। हमारे यहाँ जो जैसे स्टेटमेंट आ रहा, हमारा क्या स्टैंड है इस वर्ल्ड जो ये वॉर चल रही है, ईरान, अमेरिका, इजराइल की, इसने हिंदुस्तान को क्या सिखाया? देखिए, फिर मैं वो चीज़ बार बार मैं ये हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता, ये थोड़ा ख़राब हो जाता है। और कई बार मैं समझता हूँ बहुत से लोगों का टेस्ट, हमारे यहाँ देशभक्त मुसलमान भी, ऐसी बात नहीं है, उनका भी थोड़ा फिर मूड इससे ऑफ हो जाता है इस चीज़ के बारे में लेके आना। लेकिन एक चीज़ जो सिखाई है कि अगर किसी मुल्क को दुश्मन ने या दुश्मन के एजेंट्स ने अंदर से खोखला कर दिया है, तो वो पेड़, चाहे उसके ऊपर कितने आप एयरक्राफ्ट कैरियर टांग दीजिए, कितने रफाल टांग दीजिए, वो गिरेगा ही गिरेगा, जो अंदर से खोखला हो चुका है। और जो ये हर घर से खुमैनी निकलने वाले लोग हैं, अगर कल हमारी किसी मुस्लिम ममालिक से लड़ाई होती है, जंग होती है, तो ये वो लोग हैं जो इस पेड़ को अंदर से खोखला कर रहे हैं और कर देंगे।
और ये जो एक फ्रंट है, मतलब इसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं। मुझे तो चलो बोल दिया कि भाई ये तो विरोधी है, मैं विरोधी किसी का नहीं हूं, लेकिन बोलना चाहते हैं बोलिए। विपिन रावत जो पिछला फर्स्ट सीडीएस था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, जनरल बिपिन रावत, ये उसके शब्द हैं कि इंडिया इज फाइट, वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर अ 2.5 फ्रंट वॉर, जो कि अभी 3.5 हो गया क्योंकि बांग्लादेश शामिल हो गया उसके अंदर। 3 हैं, चाइना, पाकिस्तान एंड नाउ बांग्लादेश, शायद से 3.5। और जो 0.5 है वो जो इस्लामिस्ट हैं हिंदुस्तान के अंदर, देश विरोधी लोग जो अंदर बैठे हैं जिनका मैंने जिक्र किया, ये 0.5 फ्रंट जिसका जनरल बिपिन रावत ने जिक्र किया था। और ये वो 0.5 फ्रंट है जो लड़ाई हो या पीस टाइम, जैसे पीस टाइम चल रहा है, जो लगातार इस देश को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। इनकी लड़ाई जारी है। अरे आप मुझे बताइए, आपने कितने इंसिडेंट देखे पिछले महीने में? कम से कम 5 इंसिडेंट्स मैंने देखी हैं कि बच्चे, टीनेजर्स वंदे भारत ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंक के मार रहे हैं कि ये ट्रेन कैसे डेवलप हो गई है, कैसी मानसिकता है ये, कौन ये लोग पैदा करते हैं, कहाँ से लोग आते हैं? ये हिंदुस्तानी हैं लोग। और अगर ये हिंदुस्तानी नहीं है, देश के दुश्मन है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें? फिर मुझे गुस्सा आता है। फिर आप बोलेंगे कि आपने तो हिंदू मुसलमान कर दिया। नहीं करना चाहता मैं, लेकिन इनको नज़रअंदाज कैसे करें? हम करते हैं नज़रअंदाज करते रहेंगे तो ये पेड़ इतना खोखला हो जाएगा, इस पर आप 25 एयरक्राफ्ट कैरियर टांग दीजिएगा, 2000 रेफर यहाँ पे लेके आ जाएगा, ये पेड़ फिर भी गिरेगा अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो, अगर वो दिमाग कितने खा गई इसको तो। ओके। पाकिस्तान से भी सर एक खबर आई कि पाकिस्तान में 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद हो गए, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया और बहुत सारी कटौतियां की गई। अब वो पाकिस्तान जो दुनिया भर को न्यूक्लियर दिखाकर अपनी हनक दिखाता था, बार्गेनिंग करता था, उसका तो न्यूक्लियर ना बस चलाने का मारा ना स्कूल चलाने के। मतलब क्या ये उनकी पूरी आइडियोलॉजी को लेकर कि देश की दर बढ़ाना है, उस पर एक सवाल नहीं खड़ा कर गया? क्योंकि अगर आप स्कूल रोक दे रहे हो तो उसका मतलब आप नैतिक तौर पर पतन की तरफ तो जा रहे हो। देखिए, नहीं मैं इसको इतना, हाँ ये मैं जरूर बोलता हूँ, आइडियोलॉजी को दोष दूंगा। हर चीज़ में मजहब को लेके आना, आपको यार बच्चों को साइंस पढ़ाइए, इंजीनियर्स बनाइए, डॉक्टर्स बनाइए, एक उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाइए, हर चीज़ में मजहब डाल देना, यह आइडियोलॉजी उनको भारी पड़ रही है और इसका नुकसान हमें दिख रहा है। लेकिन प्रेजेंट क्राइसिस में मैं पाकिस्तान को इसका दोष नहीं दूंगा और मैं इसको पाकिस्तान नीचे दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। उसका कारण है, कारण ये कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान अपनी 85% एनर्जी नीड्स इंपोर्ट करता है, वही हालत पाकिस्तान का है। बट अनलाइक पाकिस्तान, जहां हमने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना लिए हैं बड़े बड़े, जो हम 24-25 दिन तक हमारी पूरी एनर्जी नीड को सस्टेन कर सकते हैं। इनफैक्ट अरामको जो अरेबियन, सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, उसने भी यहाँ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हिंदुस्तान में बनाए हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा उसमें पहली शर्त यही थी कि अगर आप हमारे मुल्क में ये अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हो तो उस पर लड़ाई के हालात में या किसी क्राइसिस में पहला हक हिंदुस्तान का होगा। पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत यही तो क्वेश्चन में था कि आपकी जो पूरी दिशा थी मुल्क ले आने की, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं थी। दूसरा, उनको बहुत ज़्यादा भरोसा था सऊदी अरब के ऊपर। देखिए, सऊदी अरब अब भी, सऊदी अरब और यूएई यही 2 ऐसे मुल्क बचे हैं मिडिल ईस्ट में जो अभी भी 50% से ज़्यादा अपना ईरान के अलावा तेल बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? उनका जो मेजर ऑयल टर्मिनल्स थे जहाँ से वो ऑयल बेचते थे, जो गल्फ़ के इलाके में हैं, हॉर्मुज़, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलते थे, उन्होंने सोच विचार करके दूरदर्शिता दिखाते हुए पहले ही पाइपलाइंस बिछा दी थी जो उनके ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट को कनेक्ट कर रही हैं। यानी कि गल्फ़ से लेके, पर्शियन गल्फ से लेके रेड सी तक जा रही हैं। तो इस पाइपलाइन से वो काफ़ी तेल भेज पा रहे हैं और फिर रेड सी से अपने पोर्ट से उसको एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि पाइपलाइंस की जो ट्रांसपोर्ट की क्षमता है लिमिटेड है, लेकिन 50% को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भाई ब्रदर ममालिक हैं, पाकिस्तान हमारे ब्रदर हैं, ब्रदर बोलते हैं ना, वो यही शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। और उनका तो पैक्ट भी है कि आप पे हमला, हम पर हमला है। तो सऊदी अरेबिया तेल क्यों नहीं दे रहा इनको? क्योंकि एट द एंड ऑफ इट इट्स ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। एंड पाकिस्तान को चीज़ समझ में आई है, अब पाकिस्तान ने रशियन ऑयल लेना भी शुरू कर दिया बाय द वे। और क्योंकि उसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इतने कम हैं, तो उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि उसको ये सब मेजर्स लेने पड़ेंगे कि स्कूल बंद करो, तो कुछ इनके लिए सरकारी जो मुलाजिम हैं उनको बोलो कि आप घर से काम करें। तो ये सब मेजर्स कोई भी कंट्री, कल अगर हमारी हालत भी इस तरह से हो जाती है कि लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाती है, रशिया से तेल किसी तरह से नहीं आ पाता और हमारे रिजर्व्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, तो हिंदुस्तान को भी ये फैसले करने पड़ेंगे। इंडिया का अभी भी न्यूट्रल स्टैंड ठीक है इजराइल अमेरिका ईरान वॉर को लेकर? देखें, मेरा ये मानना है और ये मेरी पर्सनल जाती राय है
कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का मेन एम ये होना चाहिए कि अगर कल हमारे ऊपर थ्रेट आएगा तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा। अगर आज हम न्यूट्रल नहीं दिखाते, हम बोलते हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं बिल्कुल, कल अगर हमारे पास कोई बड़ा खतरा आता है तो क्या इजराइल पूरे दिल से हमारी मदद करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हम नहीं कर रहे पूरे, हम बोलते हम तो न्यूट्रल हैं जी। ईरान किसी भी हालत में नहीं करेगा। ईरान किसी भी हालत में नहीं करेगा। इजराइल कर सकता था अगर आप खुलकर आते, लेकिन इस बार आपने हमें थोड़ा सा नहीं, इस बार हम खुल के आए हैं। जब मोदी जी ने भाषण दिया है क्नेसेट में, उनकी जो पार्लियामेंट है इजराइल की, और बोला है इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल एट दिस मोमेंट एंड बियॉन्ड, उसके बहुत गहरे मायने थे जो समझने की ज़रूरत है। और ये अपने आप में एक बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है कि वी आर नॉट न्यूट्रल एनीमोर, वी आर टोटली विद इजराइल। ईरान ने ये चीज़ नोटिस की है, और ईरान के बहुत से कमेंटेटर्स, एक प्रोफेसर साहब हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के, काफ़ी इंटरनेट पे आते हैं, काफ़ी पॉडकास्ट में आते हैं, उनका ये कहना था कि हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने ज़रूर 2-3 ईरानी जहाज़ जो हैं, समुद्री जहाज़ हैं, उनको शरण दे रखी है, उनको इंडियन पोर्ट्स पे डॉक कर रखा है, उनके जो कैडेट्स थे, नेवल ऑफिसर्स थे, उनकी पूरी मेहमान नवाजी कर रहे हैं हम। तो हम ये दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं हम न्यूट्रल हैं, पर ईरान इस चीज़ को समझता है कि इंडिया इतना न्यूट्रल नहीं है। और कई ईरानी मीडिया के अंदर ये खबरें चल रही है कि जो अमेरिकन जहाज़ हैं जो इस युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें से बहुत सारे दे आर विजिटिंग इंडियन पोर्ट्स। ये सच है या गलत है मैं नहीं जानता, पर ये अफवाह या ये न्यूज़ ईरानी मीडिया में चल रही है।